संविधान का उल्लंघन है कि कोई भी नियम कानून से आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी कि पीछे के डेट से लोगों को प्रभावित आप नहीं कर सकते हैं। सर, पटना हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये नियमावली पूरी तरह से हाई कोर्ट के निर्देशों और जो संवैधानिक आधार होते हैं उनका उल्लंघन है, सड़क पर भी और न्यायालय में भी। तो न्यायालय में तो हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है और नहीं मिलेगी तो हम फिर आगे इसमें अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए, तेजस्वी जी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल हैं। डरने की तो कोई बात ही नहीं ना। 2015 में भी हड़ताल किया हमने 45 दिन, 2020 में भी हड़ताल किया हमने, तो कहाँ हमारा कुछ हो गया। बीपीएससी तो 40% रखा है उन्होंने, हम तो 60% क्वालिफाइंग मार्क्स वाला एग्जाम दे के आए हैं, फिर से देंगे, लेकिन नए अभ्यर्थियों की सीटों पर बहाली नहीं देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। एक तरफ सरकार, एक तरफ शिक्षक और अभ्यर्थी लगातार आर पार के मूड में है। आपको बता दें कि शिक्षक द्वारा लगातार आंदोलन हो रहा है और अब ये मामला पटना हाई कोर्ट जा पहुंचा है। टीटी शिक्षक संघ द्वारा आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में इस नियमावली को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर कर दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं टीटी के अमित विक्रम। आप एक पेटिशनर भी हैं, आप याचिकाकर्ता भी हैं, तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत। धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि टीटी शिक्षक संघ की ओर से अध्यक्ष होने के नाते मैंने याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है जी। और हमारी याचिका 18 तारीख को ही दाखिल हो गई है और उसका नोटिस भी बीपीएससी और जो शिक्षा विभाग है, पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है, सभी को उसका नोटिस सर्व कराया जा चुका है। अच्छा, ये बताइए कि इस नियमावली को लेकर पटना हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये नियमावली पूरी तरह से हाई कोर्ट के निर्देशों और जो संवैधानिक आधार होते हैं उनका उल्लंघन है। सबसे पहले तो एक हेडमास्टर यानी कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली की परीक्षा होनी थी, उस मामले में कई सारी याचिकाएं दायर हुई थी, जिसमें से प्रमुख तौर पे CWJC 2796 में हाई कोर्ट ने यह रूलिंग पास किया था कि कोई भी नियमावली सर्विस रूल लाने से पहले आपको उससे प्रभावित होने वाले कर्मियों के सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस लेने चाहिए, फिर उसको एक फाइनल रूप में पब्लिश करना चाहिए। तो यानी पहले ड्राफ्ट पब्लिश करें फिर फाइनल। उसकी अवहेलना की गई है। अच्छा। हमारे लिए ही वो प्रधान शिक्षक की भी बहाली की नियमावली थी और हमारे लिए ही यह राज्यकर्मी वाली बहाली भी है। तो एक मामले में जब हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि पहले ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश करके सजेशन ऑब्जेक्शन लीजिए तब फाइनल रूल कीजिए, तो उसका निर्देश इस मामले में नहीं हो रहा है। उसमें ले रही है सरकार के मतलब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद, लेकिन इसमें नहीं लिया। तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन है। उसके बाद इसमें कई सारे ऐसे प्रावधान है जो असंवैधानिक है। जैसे कि अगर हम चाहें, क्योंकि आपको जो सुन रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर हम चाहें कि आप संक्षेप में हमें बताइए कि किस किस पॉइंट से आपने अपने पिटिशन में क्या क्या ऐसे पॉइंटर्स लिखे हैं जिससे आप लोगों को एतराज है। जी देखिए, चूँकि इसमें प्रावधान मैं पहले आपको जो योग्यता निर्धारण किया गया उसमें बता रहा हूँ। कंडिका 5(1) में लिखा गया है कि जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं वही योग्य होंगे इस परीक्षा के। तो हमारे साथ हजारों शिक्षक ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के या झारखंड के या बंगाल के नियोजित हो गए थे पंचायती राज संस्थाओं में। अब उनको राज्यकर्मी बनने के लिए जो परीक्षा देनी है उसमें उनको अयोग्य कर दिया गया है। तो ये संविधान का उल्लंघन है कि कोई भी नियम कानून से आप रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी कि पीछे के डेट से लोगों को प्रभावित आप नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए प्रावधान होना चाहिए था कि उनको भी इस परीक्षा में शामिल होने दिया जाए, वो नहीं किया गया है। उसके बाद जो इसमें कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए हम आवश्यकता अनुसार अलग से नियम का निर्धारण करेंगे, वो भी नहीं किया गया और बहाली निकाली जा रही है। तो ये योग्यता का उल्लंघन है। उसके बाद जो पाठ्यक्रम को लेकर के है, पाठ्यक्रम में कहा गया है कि आयोग तय करेगी। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि शिक्षक की बहाली के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो मानक है, वो NCT ने तय किया गया है। तो क्या उससे इतर जा कर के एक सिलेबस जारी किया जा सकता है शिक्षक की बहाली के लिए? जो सिविल सर्विसेज की बहाली है वो अलग होती है और शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अलग होती है। तो NCT जो कि नेशनल लेवल पे रूलिंग अथॉरिटी है, गवर्निंग अथॉरिटी है, उससे इन्होंने अपने पैटर्न को और सिलेबस को अप्रूव करवाया है। तो अभी तक तो नहीं कराया है, तो हमने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया है। तो मतलब कितने, अगर हम बात करें कि आपने जो याचिका दायर की है तो उसमें कितने पॉइंटर्स हैं अपनी बात को प्रूफ करने के लिए? आप लोगों ने कितने पॉइंटर्स, कितनी बातें रखी? 15 नियमावली के 15 बिंदुओं पर, मतलब कंडिका उसमें उप बिंदु जितने हैं मिला करके 15 बिंदुओं पर हमने आपत्ति दर्ज की है जो संवैधानिक तौर पर उल्लंघन है। क्योंकि आप देखिए आर्टिकल 243 के तहत हमारी बहाली हुई थी और इनकी बहाली 309 के तहत करना चाह रहे हैं। तो इसको जब समावेशित करेंगे, समायोजित करेंगे तो दोनों में एक पैरेलल कनेक्शन होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया गया।
हमारी जब बहाली हुई तो हमको कहा गया था कि हमारा प्रमोशन होगा, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड से हेडमास्टर ग्रेड में होगा। नई नियमावली में प्रमोशन का कोई स्कोप ही नहीं है। तो हम अगर बेसिक ग्रेड से उस राज्यकर्मी में चले जाएं, यानी हमारा प्रमोशन का स्कोप फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। कि असंवैधानिक है। ऐसे कुल मिलाकर के 15 पॉइंट आपत्ति हमने किया हुआ है। जी, आपत्तिजनक 15 पॉइंट आपने उसमें अपनी याचिका में दायर किए। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने जब से याचिका दायर की है उसके बाद से गर्मी की छुट्टी हो गई है और कोर्ट बंद हो गया है, तो जब गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट दोबारा से खुलेगा, क्या लगता है आप लोग का पक्ष मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। मैंने तो सबसे शुरू में ही बताया कि हाई कोर्ट के ही सिमिलर मैटर में दिए रूलिंग का इन्होंने उल्लंघन किया है। तो अवमाननावाद होना चाहिए, अवमाननावाद का मामला बनता है इस पर। जब सिमिलर मैटर के प्रधान शिक्षक में रूलिंग था कि ऑब्जेक्शन सजेशन लीजिए, तो ये राज्यकर्मी वाले में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से भी आप लोगों को राहत नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, और तब आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या कुछ कीजिएगा? देखिए, हम तो 2 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर भी और न्यायालय में भी। तो न्यायालय में तो हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, और नहीं मिलेगी तो हम फिर आगे इसमें अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और उसके साथ साथ पैरेलली हमारा सड़क पे भी संघर्ष चल रहा है। सड़क पे भी हमारी आंदोलन अब जोर पकड़ रही है, और इसको हम लोग और गति देंगे इस गर्मी छुट्टियों के बाद। अच्छा, लेकिन सरकार ने भी बता दिया है, सरकार ने भी फरमान जारी कर दिया है कि अगर आंदोलन किया, अगर आवाज उठाई तो फिर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। डर नहीं लगता है कि फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा? देखिए, ये असंवैधानिक और गैरकानूनी आदेश है और उसका कोई आधार ही नहीं है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का प्रयास है वो चीज़, क्योंकि संविधान हमें खुद ही अधिकार देती है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हम अपने ड्यूटी आवर में नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी आवर में अगर करना होगा तो हमें छुट्टी लेके जानी होगी। लेकिन डर नहीं लग रहा है? यहाँ पर भी तो सरकार ने फरमान जारी कर डरने दिया की है, तो कोई बात ही नहीं है ना। 2015 में भी हड़ताल किया हमने 45 दिन, 2020 में भी हड़ताल किया हमने, तो कहाँ हमारा कुछ हो गया? कुछ नहीं होता है। हम लोग ये देख चुके हैं जब से नौकरी में आए हैं। लग रहा है कि सरकार डराने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। सरकार गीदड़ भभकी दे रही है, डराने के लिए कोई ठोस आधार हो वो भी नहीं इनके पास। तो इनसे हम तो डरते तो हैं ही नहीं, लेकिन ये संभावना ही नहीं है कि इनकी बातों से हम डर जाएंगे। हमारा आंदोलन चाहे सड़क पर हो, चाहे हमारी लड़ाई न्यायालय में हो, वो अनवरत जारी रहेगी जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए कि एग्जाम देने से, परीक्षा देने से कोई ऐतराज तो नहीं है? देखिए, सवाल ये है कि परीक्षा किस चीज़ की दें हम। क्या हम नए अभ्यर्थियों जो कि बेरोजगार बेचारे कई सालों से प्रदर्शित कर रहे हैं, उनकी सीट पर हम परीक्षा जाकर दें? कितना अन्याय है उनके साथ और हमारे साथ भी। हम 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से सेवा में हैं, और उसके बाद हमको नई बहाली के लिए परीक्षा देने कहा जाए, तो उसके लिए हम बिल्कुल ही इनकार करते हैं। कोई विभागीय परीक्षा लेनी है तो वो ले, हम देंगे। हम परीक्षा दे करके आए हैं। 25 लाख अभ्यर्थियों ने बहाली दी थी, उसमें से 1 लाख मात्र पास किए थे। मात्र 4% रिजल्ट हुआ था, उसमें टीटी शिक्षक पास होकर आए थे। तो हम डरते नहीं हैं। 60% पासिंग मार्क्स था, क्वालिफाइंग मार्क्स था। बीपीएससी तो 40% रखा है उन्होंने, हम तो 60% क्वालिफाइंग मार्क्स वाला एग्जाम दे के आए हैं। फिर से देंगे, लेकिन नए अभ्यर्थियों की सीटों पर बहाली नहीं देंगे। बेचारे जो हमारे छोटे भाई बंधु अभ्यर्थी हैं, वो बहाली की मांग कर रहे हैं। बेरोजगारों की बहाली होनी चाहिए उन सीटों पर। उन सीटों पर आप नियोजित शिक्षकों को ठेल रहे हैं परीक्षा देने, ये अन्यायपूर्ण है। इसका हम खिलाफ हैं और इस परीक्षा में हम शामिल नहीं हैं। अच्छा, ये बताइए कि तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो लगातार बात कर रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे। साफ उन्होंने बड़े वादे भी कर दिए थे कि पहली कैबिनेट में पहली कलम से रोजगार दे देंगे। क्या लगता है तेजस्वी, आप जब सत्ता में आए हैं तो क्या खड़े उतर रहे हैं? देखिए, तेजस्वी जी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं। उन्होंने जुमला फेंका था 15 लाख देंगे, तो उन्हीं से सीख के उन्होंने कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं तेजस्वी यादव? एकदम कॉपी उन्होंने किया। जिस तरीके से कम से कम अमित शाह जी ने स्वीकार किया कि वो चुनावी जुमला था, 15 लाख नहीं मिलने वाला। इनकी भी पार्टी को चाहिए कि स्वीकार कर लें कि 10 लाख नौकरी जुमला था, समान काम समान वेतन जुमला था। तो ये कहते हैं ना कि आप विरोध करते करते उसी व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। तो ये मोदी जी का विरोध करते करते मोदी जी के ही अंधभक्त बन गए हैं, उन्हीं के अनुयायी बन गए हैं। जिस तरीके से चुनाव में झूठा वादा मोदी जी ने किया था, उसी प्रकार से झूठा वादा तेजस्वी जी ने किया। युवाओं को ठगा, शिक्षकों को ठगा, और अन्य विभाग के भी जो नियोजित हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, उनको भी ठग रही है सरकार। तेजस्वी जी ठग हैं। मतलब क्या आप लोग मानने वाले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। इस ठगबंधन की सरकार ने हमको ठगा, चुनाव में हमसे वोट लिया, हमसे वादे किए झूठे, और अब ठग रही है। तो हम तो अपना बदला लेंगे, सड़क पे उतरेंगे। चलिए, तो देखा आपने इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ कहा है कि हम लोग यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग किसी की सुनने वाले नहीं हैं, और हम जो मांग कर रहे हैं उसे पूरा करना ही होगा। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।